Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. जय श्री कृष्णा, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों? होपफुली बढ़िया होंगे। आज आइए अपनी क्लास को करते हैं। यहाँ पर हम आपका पेपर 2 कंडक्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसकी मैंने आपको एक दो क्लास ऑलरेडी दे रखी है। आज मैं यहाँ पर आपको आपका जो ये चैप्टर है, जो सब्जेक्ट है कह सकते हैं, वो शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन है। तो प्रबंधन के जो टॉपिक्स हैं, उनके बाद के जो सब टॉपिक्स हैं, वो मैंने आपको पढ़ाए। 2-3 क्लास में क्या कुछ लाइव हुआ, कुछ रिकॉर्डेड हुआ है। आज मैं इसके आगे का जो एक एक्सटेंडेड टॉपिक है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगी, क्योंकि आपको वो जानना है। तो प्रबंधन के बारे में जो भी डिटेल है वो पढ़ा। अभी और भी चीज़ें हैं जो हम आगे आगे बढ़ते चलेंगे और जानते चलेंगे। अभी आज की इस क्लास में प्रशासन के बारे में डिटेल में जानेंगे। इनके बारे में जो सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और हर चीज़ जैसे प्रबंधन पढ़ा वैसे ये भी करेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डाउट भी अगर कोई है तो आप लोग टेलीग्राम पर लिंक दिया गया तो वहाँ से भी पूछ सकते हैं, तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। मेनली है कि आप यहीं पे पूछ लीजिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन, आपको हेडिंग दिख रही होगी स्क्रीन पर, सभी को दिख रही होगी क्लियर एकदम। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ। शैक्षिक प्रशासन क्या होता है, आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में बताइए। ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसको आपको 2 लाइन 3 लाइन में मैक्सिमम लिखना होता है। आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। शैक्षिक प्रशासन एक नवीन तत्व है। क्या है? एक नवीन तत्व है, एक नया तत्व है, जिसका संबंध शिक्षा की योजना बनाना, जिसका एक संबंध, जो एक रिलेशन है कह सकते हैं, जोड़ है, योग है, वो योजना बनाना, प्लानिंग करना, शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा से संबंधित चीज़ों का अरेंजमेंट करना, पर्यवेक्षण आदि करने से है, ठीक है। जहाँ पर हम नई नई ऐसे एक तत्व के थ्रू ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं जो हमारी शिक्षा से संबंधित है। इसका प्रमुख उद्देश्य निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसका मेन जो उद्देश्य होता है, कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, उसका कोई ना कोई एक निर्धारित उद्देश्य जरूर होता है। तो इनका भी अपना एक निहित उद्देश्य है कि आपको क्या करना है, जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना है। विद्यालय में उपयोगी उपकरण को उपलब्ध कराना, जो स्कूल में अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं या जिनकी ज़रूरत ज़रूरी से ज़रूरी है, उनको वहाँ पे ले आना, उपलब्ध करवाना। कर्मचारियों के कार्यों का जो वहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनका पूरा वर्क बताना, सबको अपना काम डिफाइन करना, सबका अपना अलग अलग चीज़ें पूरा शेड्यूल में वे में होना। इसका संबंध मुख्य रूप से शिक्षा से, सारी चीज़ें स्कूल संबंधित है, पूरे स्कूल के डिपार्टमेंट से ही संबंधित है। यह लोक प्रशासन का भी एक अंग है, किंतु यह अन्य प्रशासनों की तुलना में अधिक दायित्व वहन करता है, क्योंकि स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं, और छोटे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी जो है बड़ी होती है, काफ़ी देख केयर टेकर करनी पड़ती है। तो ये शैक्षिक प्रशासन प्रशासन आप जान रहे हैं कि गवर्नमेंटल साइड पे नहीं जाना है, हमको पढ़ाई के ही अंतर्गत रह के इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो पढ़ाई के ऊपर जो प्रशासन हमें लागू करना है, पढ़ाई से संबंधित चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। पढ़ाई के लिए कैसे कैसे प्रशासन को हमको ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि कोई अगर 1-2 घंटे की बात होती तो चला जाता, लेकिन काफ़ी लॉन्ग टर्म है। तो जब तक आप अनुशासित प्रशासित नहीं रहेंगे, नहीं वैसा माहौल क्रिएट करेंगे, तो आप अपने उद्देश्य तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे, जिसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर सभी को? यहाँ तक का पॉइंट्स क्लियर है? तो आप जैसे मान लीजिए कि बहुत बच्चे पूछते हैं मैम लिखना है तो कैसे लिखें, तो आप ज़्यादा ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर के प्रश्नों में 2 नंबर का आता है तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं, इतना एनफ है। आपको ऐसे नोट्स में से पॉइंट आउट करके अपनी कॉपी में लिखना होगा, ताकि आपको चीज़ें आसान से मिल जाएं और आप बेहतर से बेहतर कर पाएँ। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक। अब आती है कुछ डेफिनेशन, कुछ परिभाषाएं, वो जान लेते हैं। तो पहली परिभाषा यहाँ पर है मार्स और रॉस की। देखिए कभी आपको परिभाषा ये बहुत कम लिख के, कथन वाले प्रश्न तो बनते हैं, लेकिन कभी परिभाषा ये नहीं लिख के कि इनके अनुसार परिभाषा बताइए, ठीक है। ये आपको टेट के एग्जाम में तो आती है, लेकिन आपके डीएलएड में नहीं आती है, तो उसके लिए हमें बहुत परेशान नहीं होना है। शैक्षिक प्रशासन की परिभाषाओं में है छात्रों के विकास को, छात्रों के डेवलपमेंट को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करना, अध्यापक की सहायता से समूहों के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उन्हें साधन की ओर प्रेरित करना। देखिए आपको बात मालूम है कि आप जाते हो बुक स्टॉल से बुक्स लेते हो, सारी बुक्स ले लेते हो, तो आप घर पे ही पढ़ लो ना, आप स्कूल क्यों जाते हो? सिर्फ वो एक रजिस्टर, आज मार्कशीट की मार्कशीट तो वो भी आजकल मिल रही है पैसे से, तो आप क्यों जा रहे हो? लेकिन जो एक अनुभव टीचर आपको वो चीज़ पैराग्राफ आप भी पूरा से लिखा रहेगा, पूरा पढ़ोगे,
लेकिन उस पैराग्राफ को आपके पढ़ के आपका जो रिजल्ट निकालने का, एक सारांश निकालने का अनुभव होगा वो अलग होगा, और एक शिक्षक बताएगा तो उसका अलग होगा। इसीलिए बच्चे स्कूल जाते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि आप, इन्होंने कहा कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, स्कूल के डेवलपमेंट, उनको एम तक पहुंचाने के लिए, उनको अग्रसर करने के लिए टीचर की हेल्प लेते हुए उद्देश्य को प्राप्त करने के साधन होते हैं। ये प्रशासन के द्वारा हम प्रशासित होते हुए धीरे धीरे बढ़ते हैं और अपने उद्देश्य तक पहुंचते हैं। दूसरी है वीस और अफनर की। इन्होंने बोला कि शैक्षिक प्रशासन एक ऐसे प्रोसेस है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक के लक्ष्यों को, सॉरी शिक्षक नहीं, शिक्षा के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसी विधि होती है, या ऐसा चलता आ रहा सिस्टम होता है जिसमें जो पढ़ाई लिखाई का एम है, जो बच्चा बायो ले रहा है, डॉक्टर की लाइफ लाइन में जा रहा है, जो और किसी बैकग्राउंड से है वहाँ जा रहा है, सीए बन रहा है, कोई क्लैट निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप ये बात जान सकते हैं कि जो एक ऑब्जेक्टिव है कि हाँ हमें इस लेवल तक पहुँचना है, करना है, तो वो कहीं ना कहीं हम इस प्रशासन के अंतर्गत रहते हुए, इनकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए उस चीज़ को पा सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्लियर सभी को? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? मुझे उम्मीद है नहीं होनी चाहिए। बेसिक, सिंपल, एकदम बेस्ट टिकाऊ बातें हैं। चलिए, तो दो परिभाषा मैंने आपको बताई। आप सपोज करिए कि जैसे आपको परिभाषा लिखनी है, तो आपको ये परिभाषा इनफ है ना, परफेक्ट है, ये वाली याद कर लीजिए, ये वाली नोट डाउन कर लीजिए, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और यही बार बार जब तक एग्जाम नहीं होता, ये आप एक एक लाइन की परिभाषा डेली आप एक बार देख ही लीजिए, तो आपको देखिए आराम से याद हो जाएगी। खुद याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके से कि आप याद करो उसको। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ कुछ और बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बातों में क्या है, प्रशासन का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो पहला है कि शिक्षा के निर्धारण के लिए, पढ़ाई लिखाई की चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए, फिक्स्ड करने के लिए, निर्धारित करने के लिए, क्योंकि निर्धारित चीज़ों पे हम ज़्यादा अमल करते हैं, तो ये इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना एक पड़ाव होता है और हर एक चीज़ अपने स्तर से लागू होती है। नेक्स्ट देखिए, शैक्षिक अपव्यय और अवरोधक को दूर करने के लिए, अवरोधन भी यहाँ पर लिखा होगा तो गलत नहीं है। जो पढ़ाई लिखाई बच्चे छोड़ दे रहे हैं, बीच में छोड़ दे रहे हैं, स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, बार बार उसी क्लास में फेल हो रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की ही कमी है। ठीक है, बच्चे की तो थोड़ी बहुत है ही है, लेकिन प्रशासन की ही कमी है। तो इसको दूर करने के लिए, ताकि बच्चा स्कूल बीच में ड्रॉप आउट ना करे, ठीक है, बार बार उसी क्लास फिफ्थ में बार बार रिपीट ना करे, तो इसका ये प्रशासित होना, अरेंजमेंट होना, प्रबंधन होना, स्कूल की इज्जत के लिए, स्कूल से सारे बच्चे फेल होंगे तो एक एक र्यूमर नहीं फैल जाता है, अरे सारे बच्चे वहाँ फेल होते हैं, पता नहीं किसी पढ़ाई होती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे यूपी में आप देखो, पिछले साल का लगभग एक साल पहले ये था कि हर पेपर लीक हो जाता है, अभी भी होता है। तो ये एक गंदी अभद्रता फैली हुई है कि यूपी का हर पेपर लीक हो जाता है, आईएएस पीसीएस के बहुत हाई लेवल के छोड़ के, नहीं तो सारे के पेपर जिसके पेपर होते हैं वो लीक हो जाते हैं, हर पेपर लीक हो जाता है। तो ये एक गलत चीज़ फैली कि नहीं फैली, बहुत सारे इसमें पॉलिटिक्स वाले भी इन्वॉल्व हुए, तो ये सब क्या है, गलत चीज़ें हैं। तो ये सब को ध्यान में रखना, करना। साधनों के समन्वय को स्थापित करना। अब साधन नहीं है, साधन का मतलब वो बाइक से आने वाला साधन नहीं, मतलब वहाँ पर पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ है ही नहीं, बस जाओ ऐसे ही, तो ऐसा नहीं होता। आप कुछ ले आओ ना, कुछ करो, बुक्स, कॉपी, पेंसिल, ब्लैक बोर्ड, मार्कर, कुछ तो होना चाहिए। तो ये साधन अगर उपस्थित नहीं है, लिमिटेड नहीं है और दिक्कत है, तो ये से धीरे दिक्कत करता है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है, मजबूत नहीं है, बस हाँ काम चलाऊ है, दिखावटीपन में है, तो भी दिक्कत करता है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है। सबके लिए इक्वली होना चाहिए हर चीज़। शैक्षिक नीति और योजना का कोई नीति अगर आप नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम होगी ना। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्व है इन सब चीज़ों का। आप प्लानिंग करके चलोगे, एग्जीक्यूशन जरूर मिलेगा। पाठ्यक्रम के लिए आप पाठ्यक्रम को निर्धारित करना, सिलेबस लेना है। क्लास 5th के बच्चे को 10th के सिलेबस पढ़ाओ, कोई मतलब निकलेगा नहीं, निकलेगा ना। तो आप उसके 1 का 1 को, 2 का 2 को, 3 का 3 का, तो जैसे जैसे है उसके वैसे उसके हिसाब से पढ़ाइए ना। अब ये थोड़ी ना है कि आप उसको आईएएस की तैयारी करना, क्लास 1 का बच्चा आईएएस की तैयारी करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो पाठ्यक्रम वगैरह बनाना है, शिक्षा की नीतियों को डिफाइन करना है, जो बच्चे भाग जा रहे हैं स्कूल छोड़ के उनको रोकना है, आपको साधन को भी वहाँ पर ले आकर एडजस्ट करना है, कम में काम भी चलाने का प्रयास करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप इस प्रशासन की गाइडलाइन को फॉलो अप करके उस चीज़ को अच्छा और बहुत बेहतर बना सकते हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इनकी प्रकृति है, सबकी एक प्रकृति होती है, तो शैक्षिक प्रकार प्रशासन की प्रकृति क्या है?
शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति के बारे में टिप्पणी करिए। ऐसे प्रश्न आपको बनते हैं 1 नंबर और 2 नंबर के। तो चलिए जानते हैं इनकी टिप्पणी के बारे में, इनकी प्रकृति के बारे में। तो पहला पॉइंट है, मैंने पॉइंट वाइज लेने का इस बार बहुत प्रयास किया है ये, और इस बार की जो नोट्स है, जो भी बच्चे पेड नोट्स लेंगे उनको बताना चाहती हूँ, इस बार के नोट्स जो है थ्योरी के सेक्शंस जो है वो आपको कम मिलेंगे, क्योंकि आप लोग को अनुभव है। आपके क्वेश्चंस के जो सेक्शंस हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। पेजेस भी इस बार कम रहेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड नहीं है। जिसका बड़ा है उसके बड़े नोट्स रहेंगे, अदरवाइज सारे नोट्स अब की बार जो है आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में भी रहेंगे, मिक्स रहेंगे, क्वेश्चंस भी रहेंगे, थ्योरी भी रहेगी, ठीक है, ताकि आपको लास्ट ऑफ द मूवमेंट एग्जाम के आप क्वेश्चंस को रिवाइज कर पाओ। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति स्वच्छ और निष्पक्ष होती है। इसकी प्रकृति जो नेचर है वो एकदम साफ, क्लियर कट में और एकदम निष्पक्ष होती है सबके लिए, ठीक है। पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है और सही होना भी चाहिए, इक्वल सबके लिए होना चाहिए। तो ये इनका एक अच्छा स्वभाव है। दूसरा है, शैक्षिक प्रशासन का विकास प्रयोग और शोध कार्य पर अविलंबित होने के कारण इसमें सुनिश्चितता और उपयोगिता अधिक पाई जाती है। ये एक प्रशासन का एक डेवलपमेंट इसलिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये शोध कार्य, रिसर्च, शोध जहाँ होता है, क्योंकि एक टीचर, गुड टीचर वही होता है जो डेली खुद भी पढ़ता है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। तो उसी तरीके से प्रशासन का डेवलपमेंट भी इसी तरीके से कि आप उसको यूज़ करो, उसके बेनिफिट्स पर ध्यान दो, आप उस पर रिसर्च करो, उस पर काम करो, उस पर सोचो, उसकी कुछ चीज़ों को लिमिटेशन और जो उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको फिक्स करो, उसको उपयोगिता बढ़ाओ। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको इसके द्वारा लाभप्रद हो सकती हैं। तीसरा पॉइंट, सहानुभूति, सद्भावना, सहयोग को शैक्षिक प्रशासन बढ़ावा। सहानुभूति, क्योंकि काफ़ी लोग मिलकर रहते हैं, इतनी सारी चीज़ें या इतना बड़ा फर्म एक इंसान नहीं संभाल सकता, तो कई सारे लोग मिलकर उसको संभालते हैं, चलाते हैं, मैनेज करते हैं, अपना योगदान देते हैं, श्रम भी देते हैं, देखिए धन दान भी करते हैं। तो ये सद्भावना का विकास काफ़ी अच्छा होता है जब आप जानते हैं कि एकता में बल होता है। जहाँ यूनिटी होगी वहाँ चीज़ें बढ़ी जाएंगी, चाहे वो किसी भी फील्ड सेक्टर की हों। चौथा पॉइंट है, मानव के स्वभाव, विचार और आदर्शों का शैक्षिक प्रशासन में सदैव सम्मान किया जाता है। जो मानव का स्वभाव है, उनके विचार है, जो उनके आइडियल थॉट्स है, जो भी चीज़ें, उनका काफ़ी सम्मान किया जाता है, ठीक है। थोड़ी सी आप लोग को वॉइस आ रही होगी, ये एक डॉग है जिसके उसको बंद करके चले जाते हैं काम पर, और वो रात दिन भर जो है ऐसा करता है। इस वजह से थोड़ी सी वॉइस आएगी फ्रेंड्स, नहीं ऑप्शन है मेरे पास, तो सो सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट आपसे कह रहा है कि शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण दोनों प्रकार से होती है, ठीक है। सेंटर्ड फुल मतलब विकेंद्रीकरण, एक बड़ा थॉट में तो सोचना, बाहर की चीज़ों को सोचना। केंद्रीकरण में पूरा आप अंदर की चीज़ों को सोचो कि कैसे कैसे मैनेजमेंट करना है, फ्रेम, देखो काम होना और पेपर वर्क में होके दिखना, दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। काम होता है अंतर्गत, कितना काम होता है वो तो अंदर के ही एम्प्लॉयज़ जानते हैं, और बाहर कितना दिखता है वो दूसरे लोग जानते हैं। तो दोनों की प्रकृति को मेंटेन करके रखना और दोनों सही होनी चाहिए, ठीक है, तो वो काफ़ी टिकाऊ होगी। शैक्षिक प्रशासन का ध्येय स्वतंत्रता की भावना को अत्यधिक आदर देना। अब यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को सभी को साथ में लेकर चलना होगा और सबको इसको प्रोटेक्शन के साथ सम्मान देना होगा। आपकी भावना अगर सही है तभी आप इस काम को कर पाएंगे, वरना प्रशासन बड़ी जल्दी खराब, और जहाँ का प्रशासन खराब है वो चीज़ें फिर अंतोगत्वा खराब हो ही गई हैं। फिर है उत्तर शैक्षिक प्रशासन, अध्यापक की निर्भीकता का ध्यान रखना, ठीक है। अध्यापक के लिए भी काफ़ी कुछ सोचना, समझना, निर्णय लेना, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल है। तो आप कह सकते हैं कि प्रशासन में आप बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो इनकी प्रकृति के बारे में अच्छे से अच्छा लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कई सारा लिया हुआ है। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता का शैक्षिक प्रशासन में काफ़ी बहुत प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि ये इन्हीं के इर्द गिर्द रहती है ना चीज़ें, हम समाज से ही तो घिरे हुए हैं, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद शैक्षिक प्रशासन में के अंतर्गत क्या होता है कि विस्तृत क्षेत्र को अपनाना, आवश्यक चीज़ों को ध्यान में रखना, जैसे ज़रूरत पड़े उस हिसाब से काम करना, एक्टिव रहना, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। चलिए एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। एक आदमी था, उसका नाम धनी राम था, ठीक है, लेकिन वो गरीब था, और गरीब होने के बाद समाज वाले उसको धनिया धनिया करके बुलाने लगे थे। इस तरह के तो समाज के लोग होते, क्योंकि वो नाम धनी राम था लेकिन उसको गरीब था तो इसलिए धनिया करके उसको पुकारते थे। चलिए आइए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सामाजिक का ध्यान रखना होगा, चाहे वो किसी भी सेक्शन में हो, किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी फील्ड में हो। तो मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स बताए। क्या क्या बताया? पहले आपको शैक्षिक प्रशासन का अर्थ बताया, एक पॉइंट क्लियर, आपसे टिप्पणी में पूछे, 1 नंबर पूछे, 2 नंबर पूछे क्लियर कट में,
उसके बाद फिर मैंने आपको दो परिभाषाएं बताई, इसमें से एक ज़्यादा ईजी है, वो याद कर लीजिए, इनफ है। फिर आपको महत्व बताया, 2-3 महत्व लिखने को आते हैं, लिखने के आता है कि शैक्षिक प्रशासन का कोई 2 महत्व लिखे, तो कोई भी 2 है, 6 है, तो कोई भी दो, जिसको जो आसान लगे वो याद करके लिख सकता है। उसके बाद फिर शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति, तो आपको कई सारी प्रकृति मैंने बताई, 10 पॉइंट्स मैंने बताए, आपको उसमें से जो 2-3 अच्छा लगे, क्योंकि 2 और 3 ही, 2 या 4 लिखने को मेनली आता है, तो आप 2-4 कोई भी याद कर लो, और इतना सब कुछ पढ़ते रहेंगे ना तो कुछ चीज़ें तो हम बना भी लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनके क्षेत्र क्या हैं, इनका जो फील्ड है वो क्या क्या है। तो पहला है कि शिक्षण प्रक्रियाओं की योजना का निर्माण करना। क्षेत्र का मतलब ये नहीं कि फील्ड इन द सेंस ये नहीं कि इस गांव में है उस गांव में, ऐसा नहीं। कितने सेक्टर का इनका एरिया है, क्या क्या काम है, इस तरीके से। तो यहाँ पर है योजना का निर्माण, शिक्षण प्रक्रिया को नवीन उपकरण और उपागम के माध्यम से अधिक महत्वपूर्ण बनाया जाए, क्योंकि यह गत्यात्मक प्रक्रिया है, एक चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस चलती रहती है और आधुनिकीकरण के साथ चलती रहती है। इस प्रकार शैक्षिक प्रशासन शिक्षण प्रक्रिया की योजना बनाता है। कह सकते हैं कि इस प्रशासन के अंतर्गत शिक्षण की जो प्रक्रियाएं पढ़ानी है, होनी है, जो कुछ भी एक्टिविटीज़ होनी है, उसका पूरा प्री प्लान चार्ट बनाने का में आपकी मदद करता है। दूसरा है मानवीय संबंधों की स्थापना में, शैक्षिक प्रशासन शिक्षण संस्थानों में मानवीय संबंध की स्थापना करता है, क्योंकि ये प्रशासन एक लोग से नहीं चलता है, कई सारे स्तर के लोग जो सम्मिलित होते हैं। अतः प्रशासक को सहिष्णु, क्या है सहिष्णुता कहते हैं ना, ए भाई हाँ चलो, हिंदी का थोड़ा सा मेरा लॉजिक हमेशा फंसता है, लेकिन ये सहिष्णु है, जो भी हो पढ़ लेना। प्रशासक होना चाहिए, क्योंकि इसमें शिक्षण संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों के मन से प्रेम भाव की भावना बढ़ती है, सूझबूझ बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ठीक है, मिलन जुलन होता है और शेयरिंग होती है, वगैरह वगैरह चीज़ें होती है। वो चाहे जैसे बच्चों का होता है वैसे बड़ों का भी हो जाता है, ठीक है। सीखते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, फंसने में बचाते भी हैं कभी कभी, ठीक है। तीसरा पॉइंट आइए, अध्यापक की नियुक्ति के लिए काफ़ी अच्छा है, विद्यालय में विषय के अनुसार शिक्षक लाना है, तो प्रशासन कमेटी मेंबर बैठती है, जांच होती है, इंटरव्यूज़ होता है, बच्चे फीडबैक देते हैं, ताकि बच्चों का स्कूल का भी सब कुछ अच्छा रहे, बच्चे का भी डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद फोर्थ है पद्धतियों में संबंध को जानकारी बनाना, सिखाना, करना, जो चीज़ें ले आनी है, नए नए तरीके से सिखाना, कुछ टेक्निक चेंज करना, कुछ नया करना, हर साल नया लाने का प्रयास करना, नए तरीके से बताने का प्रयास करना, ठीक है। आगे बढ़िए, शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना, पढ़ाई लिखाई संबंधित जो भी प्रॉब्लम आ रही, बच्चे जैसे हो रहा है कि मज़ा नहीं आ रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, आ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ाएं, कैसे करें, जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें, हर बच्चे को कैसे सिखाएं। तो ये बहुत सारी बातें हर स्कूलों में होती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, तो उनको आप सिखाओ, उनको आप बताओ, कार्य करो, तो वो अच्छा होता है। भौतिक तत्वों की प्रॉब्लम जो होती है उनको दूर करना, खेल के मैदान वगैरह अच्छे रखना, स्कूल में बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखना, बच्चे से सीखें, खेलें, खेल खेल बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो छोटे छोटे काम को करके अपने काम को बहुत अच्छा कर सकते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे करके बिल्डअप भी होती हैं। आप सोचिए कि एक बैग में आप सब कुछ कर लिए, तो ये इतना ईजी नहीं होगा। क्लियर सभी को यहाँ तक? फ्रेंड्स, अब कल मैं आपके जो नई क्लासेस करूँगी उसमें आपको विशेषता और इसका एक मेजर टॉपिक और है वो आपको डिस्कस करूँगी। कल 2 टॉपिक और डिस्कस होंगे, तो प्रशासन का जो टॉपिक है वो खत्म होगा। 2 टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इस बार वही बताऊँगी। मेरा टारगेट भी यही है कि आपको जितना इंपॉर्टेंट है वही इतना बताओ, ताकि आप उसी चीज़ को मल्टीपल टाइम करो। मैं 10-15 क्लासेस छोटे छोटे करके कोई मतलब नहीं होगा। जितने पॉइंट्स हैं तो मैं लिखवाया, बताया, किया, और ये PDF मैं आपको पूरा कवरअप करा के जल्दी ही सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो समझ में आई बातें? क्लास समझ में आई? अगर समझ में आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, कीप स्माइलिंग।